गुड मॉर्निंग। जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज पूरा डिस्कशन होगा, उसके पावर, फंक्शन, क्या क्या अंदर में क्या क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्शन ऑफ जजेस, पावर ऑफ जजेस, रोल ऑफ जजेस, वो सारे कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है हम देखना चाहते हैं कि हम उस सारा का सारा जो लॉ है, आप देखेंगे कि लॉ जो है हमारे पास सारे के सारे जो ब्रिटिश से ही हैं। ब्रिटिश से इस कंडीशन में इसलिए है क्योंकि हमारे जो पहले जो हम लोग कॉलोनाइज थे यूके के साथ, तो यूके से कॉलोनाइज होने के कारण जो भी मैक्सिमम लॉज है, अभी आप देखेंगे फॉरेस्ट लॉज, ट्राइबल लॉज से लेकर के इंडस्ट्रियल लॉज, फैक्ट्री डिस्प्यूट, ये टाइम पे बना। तो वो लॉज में बहुत कुछ लॉज ऐसे हैं जिसमें आज तक हम लोगों ने चेंजेस नहीं किया, और जो है कंटिन्यू उसी में है। जैसे फॉरेस्ट लॉज में हम लोगों ने कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, और जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया है वो और भी वर्स्ट है। हम लोग पहले देखने जा रहे हैं ब्रिटिश के कारण जो है जितने भी लॉज हैं हमारे पास, सारे के सारे जो हैं वहाँ से हम ब्रिटिश से हैं, यानी कि सोर्स ऑफ लॉ जो है ब्रिटिश से है। तो नेक्स्ट जो है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट के बारे में जैसे हम जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को पहले जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया जो था, वो प्राइवेसी काउंसिल जो थे उनके नाम से जाना जाता था। तो फेडरल कोर्ट जो है वो नवंबर 1934, द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ बोथ हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रिपोर्ट रिकमेंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। क्या किया गया कि एक फेडरल कोर्ट होगा, और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट जो 1935 हमारे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम जो है हम देखते हैं कि वहाँ से इम्प्लीमेंटेड है। तो फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो होने के बाद, पास होने के बाद, सेक्शन फेडरल कोर्ट इन इंडिया अंडर सेक्शन 200, जो कि है 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट जो हमारे आ गया, केम इनटू बीइंग। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उसमें बहुत कुछ जो है जानकारी शेयर की गई, नंबर ऑफ सीट्स जो है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में। तो उस समय की बात जो है वहाँ पे जो सर मॉरिस गोवेर जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस, तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उस समय तो हम लोग कॉलोनाइज ही थे। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है वो सर मॉरिस गोयल। उसके साथ जो है अदर टू प्रेसिडेंट जजेस जो थे वो मोहम्मद सुलेमान और एम आर जयन का थे। तो इस तरह फेडरल कोर्ट जो है वो काफ़ी टाइम को सेव करने के लिए जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट और अदर मद्रास एंड जो है आपका मुंबई। जुडिशरी, तो जुडिशरी के पूरे जितने भी सेक्शन हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो सारे आर्टिकल 124 से 147 तक है। आर्टिकल 124 से 147 में जो है जुडिशरी पूरा यूनियन, द यूनियन भी बोलते हैं, और द यूनियन जुडिशरी हम इसको सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो सोर्स हैं 124 से लेकर 147, जिसमें सैलरी, अपॉइंटमेंट, अपीलेट, जुरिडिक्शंस जो है, इनके पावर्स, सब कुछ डिस्कस किया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर जो है, मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम अथॉरिटी, यानी कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके नीचे है हमारे हाई कोर्ट। तो अभी चीफ जस्टिस के साथ साथ 32 अदर सैंक्शंस जजेज हैं, और हाई कोर्ट है। उसके नीचे जो है एक तरफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है। मेट्रोपॉलिटन के अंदर अगेन फिर से 3 डिवीजन हो रहा है, देख रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन है, उसी के अंदर सिविल कोर्ट भी है, और अदर से प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट है। अदर साइड में आप देखेंगे इधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जजेस है, जजेस का थोड़ा सा नंबर जो है फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस का थोड़ा ओल्ड डाटा है। उसके अंदर देखिए ये स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, सबऑर्डिनेट जजेस हैं, प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट खास बात है, सबऑर्डिनेट जजेस के अंदर दो है, एक म्यूनसिपल कोर्ट और एक न्याय कोर्ट, एंड अदर साइड जो है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में देखिए जो है वो क्रिमिनल मैटर डील होते हैं, और सब ऑर्डिनेट जजेस में जो होते हैं सिविल मैटर डील करते हैं। सिविल जो है क्रिमिनल में इंटरफेयर नहीं कर सकते, और क्रिमिनल वाले सिविल में इंटरफेयर नहीं करते। तो ये दोनों का अपना दायरा है, और उसी लिमिटेशन में ये रहते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर दो जजेस हैं, सबऑर्डिनेट पंचायत और आपके
पंचायत अदालत, सब मजिस्ट्रेट एंड पंचायत अदालत, उसी के साथ नीचे में जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है सुप्रीम कोर्ट का है। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन के बारे में देखना चाहते हैं कि देखते हैं इसमें जो 124 से 147, तो इसमें सबसे पहले इन द बिगनिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उस समय 7 ही जजेस थे, 7 जजेस। जैसे अभी हम लोगों ने फेडरल कोर्ट में डिस्कस किया तो एक चीफ जस्टिस और 2 अदर जजेस थे, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं तो उस समय चीफ जस्टिस जो है और 7 अदर जजेस थे। तो उस समय जो पहले चीफ जस्टिस थे वो सर हरीलाल जो है कानिया जी थे, जो 1950 से 51 तक उन्होंने, उसके साथ साथ जो अदर जजेस थे। फिर देखेंगे कि 19 जजेस किया गया, उस समय जजेस चीफ जस्टिस के अलावा 25 जो है मेंबर थे। और अभी अब हम देखते हैं कि अभी जो है चीफ जस्टिस के अलावा 32 अदर जजेस हैं। तो अभी स्ट्रेंथ जो है 32 है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं दो मेजर पॉइंट है। द पावर टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द जजेस इज डिपेंडेंट ऑन पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो जजेस के जो है इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं डिसाइड करता है, या चीफ जस्टिस नहीं, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। सो पार्लियामेंट के पास फुल अथॉरिटी है वो सारे के सारे जो जजेस के इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए जो उनके सीट्स हैं। और इसमें जो क्राइटेरिया है जो कौन चीफ जस्टिस होगा, तो सबसे सीनियर मोस्ट है, तो उनके सीनियोरिटी के होते हैं। अब आते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बहुत ईजी है। सबसे पहला चीज़, अगर आप भारतीय हैं तभी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट आपको 5 साल जो है हाई कोर्ट में आपको सर्विस देना पड़ेगा। उसके बाद जो है एटलीस्ट 10 ईयर, ठीक है, कम से कम 10 साल तक एडवोकेट होना होगा हाई कोर्ट और 2 मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, यानी कि या तो हाई कोर्ट या फिर अदर 2 कोर्ट्स में सक्सेस साल हाई कोर्ट का। तो यह ध्यान रख लीजिएगा। इसमें फिर जो है एक और इम्पॉर्टेंट है कि एक डिस्टिंग्विश जुरिस्ट, यानी कि प्रेसिडेंट ओपिनियन देते हैं डिस्टिंग्विश जुरिस्ट, जिसके ऊपर कोई चार्जेस, कोई एलिगेशन नहीं लगा है, करप्शन नहीं है, कभी इन्वॉल्वमेंट ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो ये सारे कुछ जो नहीं होते हैं किसी जज के सामने, तो वो जो है डिस्टिंग्विश जुरिस्ट माने जाते हैं। तो वो भी होना जरूरी है प्रेसिडेंट के सामने। और इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट फॉर ए जज, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन एज तक बन सकता है। तो हम देखेंगे जस्टिस जो है आपके शरद जो अरविंद बोबडे जी हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जब भी हम चीफ जस्टिस को बोलेंगे तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट लेकर का, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन से लेकर के ये सीनियरिटी वाइज जो है आपका लिस्ट जो आपके हाई कोर्ट के साइट पे आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सारे जो है सीनियरिटी वाइज यहाँ पे आपको क्लियरली है ट्रांसपेरेंसी कि किसका जो सीनियरिटी है, एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको विजुअल मिल जाएगा। तो ये टोटल 32 जजेस की प्रोफाइल आप इजीली जो है वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। अब हम आप जो सुप्रीम कोर्ट के बात आते हैं वर्डिक्ट और जुडिशियल इंटरफेरेंस के। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है आप देख लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन 19 जुलाई 2006 जो क्वेश्चन हाई कोर्ट को अगेंस्ट इंटरफेयरिंग इन द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। सबसे पहले जो बात है जुडिशियल रिव्यू को लेकर के, उसमें लिमिटेड क्वेश्चनिंग और डिसीजन का डिसाइड किया गया। यानी कि जुडिशियल इंक्वायरी आप कभी भी कर सकते हैं और किसी के अगेंस्ट में कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन जो है वो लोगों के लिए अच्छे नहीं है, या उनके राज के लोगों के लिए, तो उस पर तुरंत जुडिशियल इंक्वायरी जो है सेटअप हो सकते हैं। या फिर कोई भी डिसीजन ऐसा है जिसमें वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अभी आप देखेंगे कि जैसे मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग में जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया सभी को जो है इंडिविजुअल जो एक सेटअप करने के लिए जिससे मॉब लिंचिंग कंट्रोल किया जाए, तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए। अगर इसमें बहुत सारे स्टेट हैं जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे स्टेट हैं जो एक्शन नहीं ले रहा, तो उस पे बिहार पे अगर कोई होगा तो जुडिशियल इंक्वायरी आप सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का। और कोई भी ऐसा है जिसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हो जाएगा, चाहे वो डिसीजन गवर्नमेंट के साथ ही लिया गया हो। अदर है डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट डज नॉट अपीयर टू बी करेक्ट टू द कोर्ट। यहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट का, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके कभी भी चेंज कर सकती है।
जो अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन असेसिंग द प्रोपेरिटी ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन दैट कुड नॉट इंटरफेयर इवन इन द सेकेंड व्यू वाज पॉसिबल। तो यहाँ पे सेकेंड व्यू में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रोपेरिटी ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन दैट कुड नॉट इंटरफेयर इवन इन द सेकेंड व्यू। तो यहाँ जुडिशियल रिव्यू की बात आ जाती है। जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशियल रिव्यू कोई भी चीज़ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को लेकर के कुछ हो रही है तो उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, या फिर लोग फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करना चाहते हैं, तो तुरंत यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के लिए स्पेस बन जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जुडिशियल कोर्ट मर्सी किलिंग, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन में आ रहे हैं बार बार, तो ये ध्यान रखिएगा मर्सी किलिंग जो है हमारे बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं जहाँ पे मर्सी किलिंग, जिसको हम इथोनिशिया किलिंग भी कहते हैं, वो बहुत जगह अलाउ है। लेकिन इंडिया में ये बहुत जो है आपका रिस्ट्रिक्टिव मैनर में है, इतनी जल्दी से अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, डीबीएसपी है। तो यानी कि एक तो फंडामेंटल राइट्स जो है सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, उसमें आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरी तरह से डीबीएसपी में स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ फैसिलिटेट करने के लिए है। तो अगर कौन सा कंडीशन है जिसपे जो है कोई रिक्वेस्ट कर रहा है मर्सी किलिंग में, तो उसमें पहले उसमें देखा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें देखते हैं डिसीजन की क्या है। तो मर्सी किलिंग भी कुछ लिमिटेड जो है वहीं पे अलाउ है, बहुत सारे कंडीशन है। तो इसमें मार्केंडे जो काजू है और सुधा मिश्रा जो है, उन्होंने पैसिव यूथेनेशिया पे एक आपका जो डिफाइन किया है वो है वेरी क्लियर, इन ए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट विथ नो चांस ऑफ रिकवरी, यानी कि आप पूरे वेजिटेटिव स्टेट में हैं, कोई भी हिलडोल नहीं हो रहा है और यहाँ पे चांस ऑफ रिकवरी बिल्कुल नहीं है। तब यहाँ पे कहा जाता है बाय रिमूविंग आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट इज ओनली एन ओमिशन एंड नॉट ए पॉजिटिव एक्ट ऑफ किलिंग। यानी कि जो लाइफ सपोर्ट पे आप ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे जिंदा है, अगर उसको हटा दिया जाए तो इसमें इसको दैट इज सपोर्ट ओनली एन ओमिशन एंड नॉट ए पॉजिटिव एक्ट ऑफ किलिंग। तो आप इसलिए अंडरस्टैंड हो गए यहाँ जो मर्सी किलिंग पे। तो कुछ कुछ यहाँ पे जो है केसेस हैं, जैसे ये खैर जो शब तबस्सुम का है, तबस्सुम वाले केसेस हैं, और इसमें जो एसिड विक्टिम को लेकर के है, ये केरला का जो केसेस है, तो इन सब केसेस में आप देखेंगे कि मर्सी किलिंग का जो है रिक्वेस्ट किया गया है। सो इन सब सिचुएशन में जो है यहाँ पे केरला का केस है जिसमें जो है परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट जो है 42 ईयर तक देखा गया। तो इन सब केसेस में जो है बहुत सारे जो अपील रिक्वेस्ट किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इतनी ईजिली नहीं देती है। तो फिर इथोनेशिया किलिंग जो है इंडिया में इतना पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले हम सेफ गार्ड और मेंटेनेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है मेंटेनिंग द इम्पार्शलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। इम्पार्शलिटी जो है मेंटेन करना है। तो कैसे इम्पार्शलिटी मेंटेन होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ है कि जजेस जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ऑल जजेस इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो है प्रेसिडेंट ही इसमें अपना सलाह देते हैं। तो वो भी सीनियरिटी और जो है उनके क्वालिफिकेशन पे होता है, इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस प्रेसिडेंट का भी नहीं होता है। On the appointment of judges, Supreme Court can be removed by the President on basis of resolution passed both of the House on the ground of proving misbehavior and incapacity। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप कोई भी चेंजेस सुप्रीम कोर्ट में होता है विदाउट पार्लियामेंट के नहीं हो सकता। तो इसमें जो है रेजुलेशन सिर्फ प्रेसिडेंट के सामने पास होता है, लेकिन रिमूवल जो है वो पार्लियामेंट में ही डिसाइड होगा, और वो भी दोनों हाउस में। और जो मेजोरिटी है आपका 2/3 मेजोरिटी से अगर नहीं पास होगा तो सिंपल सी बात है ये नहीं अप्रूव होगा। तो आज तक तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो मिस बिहेवियर इनकैपेसिटी में नहीं पाया गया है, ये खास बात है हमारी। सैलरीज के बारे में बात, सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है हमारे कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं। कंसोलिडेटेड फंड जितने भी टैक्सेस जो जमा हो रहे हैं हमारे आरबीआई के डिपॉजिट में, वो कंसोलिडेटेड फंड है। सो आपको समझ में आ गया है कि कंसोलिडेटेड फंड से जिनको भी सैलरी मिलती है वो कभी भी रुकी नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे है आपको डायरेक्ट सैलरी जो है वो नॉन स्टॉप मिलती रहेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, पार्लियामेंट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का जो है अभी आपका 2,80,000 है, और जो अदर जजेस हैं उसमें 2,50,000 पर मंथ है। यहाँ पे जो है सैलरी के साथ साथ जो है अदर अलाउंसेस भी जो है दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जजेस के साथ सीनियरिटी और एक्सपीरियंस के कारण जो है वो डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं, सबको जो है एक ही जैसा मिलता है।
या ध्यान रखिएगा यहाँ पे सैलरी की जो बात किया गया, तो यहाँ पे फाइनेंशियल जो है, यानी कि इमरजेंसी, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होगा तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसमें चेंजेस ला सकती है और अलाउंसेस को भी रिड्यूस कर सकती है. So the conduct of judges of the Supreme Court cannot be discussed in Parliament. Whatever the decision is taken by the Supreme Court judges, that cannot be discussed in Parliament. पार्लियामेंट में जब तक रेजुलेशन पास नहीं होगा तब तक उसके एक्टिविटी को कोई भी डिस्कस नहीं कर सकता है. उसके बाद हम देखेंगे रूल्स एंड प्रोसीजर. जो रूल्स हैं हमारे पास, सबसे पहली बात है वो क्लियरली मेंशन किया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो मेंशन किया गया है उसी लिमिटेशन और दायरे में रह करके इनको सारे फॉलो करना है. तो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कैन बी डिराइव ऑन द ओपन कोर्ट. यहाँ पे एक सबसे पहली बात है, कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है तो वो ओपन कोर्ट में लेती है, यानी कि आप तुरंत एसेस कर सकते हैं जो है वो. और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है. तो मीडिया जो भी है सब लोग वहाँ लाइन लगा के, आप देखेंगे हर दिन जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे मीडिया को लाइन लगा रहता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो भी डिसीजन डिलीवर होता है इंपॉर्टेंट, वो ओपन कोर्ट में होता है. द रिपोर्ट ऑन द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द कोर्ट शैल बी मेड इन ओपन कोर्ट, ये मैंने बता ही दिया. और यहाँ पर सबसे पहली बात है, जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिराइव विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ जजेस प्रेजेंट. अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अगर हियरिंग हो रहा है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द जजेस का प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है, वो एब्सेंट नहीं होना. रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन स्टैंडर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इतना स्ट्रांग बनाना कि वो बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हैं उसका फ़ायदा ले सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही जो है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ये सबसे पहली बात देखेंगे कि इनका सबसे पहला काम है कि एक्सपेंड करना, यानी कि अगर अमेंडमेंट भी कर रहे हैं तो उसमें और भी चीज़ को इंक्लूड करते जाएं. अगर हम देखा जाए एग्जाम्पल में तो हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड किया गया. तो 6 से 14 ईयर के बीच में जो भी हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा. तो ये सब सारे कुछ जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स में, ताकि मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट ले सकें. पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू फॉर द ग्रोथ ऑफ कंडीशन. पावर जैसे जुडिशियल रिव्यू मैंने बता दिया, गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन फाइनल डिसीजन नहीं होता, उसमें अपील कर सकते हैं, बार बार जो है फाइल हो सकता है, पेटिशन है उसमें रिव्यू होता है आपका हर चीज़ पे. पेटिशन सीए ले लीजिए, सीए में बहुत सारे लोग जो हैं वो सुप्रीम आपके फाइनल डिसीजन लेने के बाद भी गवर्नमेंट का जो केरला है उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, उसके बाद वेस्ट बंगाल ने नहीं एक्सेप्ट किया, सब लोगों ने अपना इंडिपेंडेंट जो है आपका वोट पास करके जो है, और बहुत सारे स्टेट जो है उन्होंने पेटिशन भी फाइल किया कि दे विल नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन देयर कोर्ट. तो हम सिंपल सी बात है, यहाँ पता चलता है कि कोई भी डिसीजन जो गवर्नमेंट का ले गया वो फाइनल नहीं है, उसमें रिव्यू पॉसिबल है. तो पेटिशन के साथ जब फाइल होती है तो फिर से सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन ले सकते हैं. फर्स्ट रिव्यू तो हो चुका है आपका जनवरी में ही, लेकिन अभी तक सेकेंड रिव्यू नहीं फाइल किया गया है, गवर्नमेंट वही है तो रिव्यू भी वही होगा. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे अभी चेंजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे डिसीजन जो है गवर्नमेंट के फेवर में भी आ रहे हैं. तो हम अभी उस चीज़ पे टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे. सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं होता. कोर्ट सक्सीड इन द प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. हमारा एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक स्केलेटन के जो है वो बोन की तरह है. कोई जो है आपका लेग का जो बोन है उसको हाथ में नहीं फिट कर सकते हैं, हैंड का बोन को लेग में नहीं कर सकते हैं. ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करना सुप्रीम कोर्ट का काम है. तो इसमें अमेंडमेंट करना इतना पॉसिबल नहीं है. जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन थे वो एज इट इज़ ही हैं, और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर हम ऐसा कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को पूरा का पूरा ही ख़त्म कर दें. तो इस तरह के चेंजेस करने के लिए जो है अभी तक जो है हम देखेंगे कि आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि वो डेवलपमेंट जो ऑफ द स्टेट के लिए आता था तो उसको अभी रिमूव किया गया. अदरवाइज जो है अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं किया गया है. और एक्सपेंड ऑफ द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो हमने बता ही दिया 1921 है, ये आपका स्पेशली है, इसको हमेशा एक्सपेंड करते रहना होगा. तो फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ जो है वो हमेशा आपका एक्सपेंडिशन में चलता रहेगा. दूसरा चीज़ है एक इम्पॉर्टेंट डीपीएसपी, यानी कि रिलेटिंग टू डीपीएसपी एंड विथ फंडामेंटल राइट. हम सब कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स को स्टेट भी प्रोटेक्ट करें. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो भी बनाए गए हैं स्टेट के लिए जो पॉलिसी, उसमें फंडामेंटल राइट्स के अगर जो भी राइट्स नहीं कवर होते हैं तो वो मैक्सिमम जो है स्टेट के दायरे में आ जाए. और अदर है जो है पीआईएल का कॉन्सेप्ट. तो पीआईएल जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, कोई भी चीज़ जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में ही लिटिगेशन फाइल होगी.
सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिक्शन, जुडिक्शन आपको बता देते हैं यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शन है, रिट है, अपीलेट है, एडवाइजरी है और रिवाइजरी जुडिक्शन है। तो ओरिजिनल जुडिक्शन सबसे पहला चीज़ है, उस पर हम फोकस करते हैं। ये पूरा फेडरल करेक्टर है। फेडरल करेक्टर मतलब जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो एक स्टेट के लिए, वो सारे स्टेट के लिए अप्लीकेबल होगा। जो भी चीज़ ले रहे हैं वो सारे के सारे लोगों पे अप्लीकेबल होगा। तो इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट डज नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी दैट अराइज डिस्प्यूट और एनी प्रोविजन ऑफ ट्रीटी एग्रीमेंट कॉन्वेंट मैनेजमेंट सरहद एट्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर है। अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करते हैं, इंटरनेशनल कॉवेनेंट की बात करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के दायरे में है। और प्रेसिडेंट ही ऐसे जो पर्सन है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं और चीफ जस्टिस का भी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि उनसे भी सुप्रीम है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उनके दायरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये ओरिजिनल जुडिक्शन है। आगे हम देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिक्शन लेकर जो डिस्प्यूट को लेकर के है। तो आर्टिकल 363 जो स्पेसिफाइड किया गया है वन में, जो इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ वाटर सप्लाईज स्टैचुरी ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 262 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, ये सब सारे जो है सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में आते हैं, जिसके कारण स्पेशल कमेटी सेटअप होती है और सारे के सारे जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही डील किए जाते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे स्टेट जो है हाई कोर्ट का भी मैटर आता है, क्योंकि स्टेट के विदिन है। लेकिन जब यहाँ दो स्टेट की बात आ जाती है, जब ट्रिब्यूनल मैटर की बात आती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला जाता है, चाहे वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड हो या फिर जो एक्सपेंसेस स्टेट का और यूनियन का हो। रेट जुडिक्शन पे हम अगले फोकस करते हैं। ओरिजिन के बाद जो रेट जुडिक्शन जो है, जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो आपका इम्पोज करता है सुप्रीम कोर्ट को इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल राइट्स कोई भी कंडीशन में स्टॉप नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 32 के पास इतना पावर है कि वो हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और एक भी इंडिविजुअल को राइट्स का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा करके उसके इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का अपील कर सकता है रिट जुडिक्शन के दायरे में। और ये आपका समटाइम्स रेफर्ड एज ए ओरिजिनल जुडिक्शन ड्यू टू फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन। अपीलेट का मतलब सिंपल सी बात है, अपील करना। तो अपील करने के लिए जो है, जो भी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पे, अगर कोई भी डिसीजन ले लिया गया है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो वो डिसीजन फाइनल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो है एक लोअर कोर्ट इन केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो फाइनल नहीं कंसीडर किया जाएगा। उसको अपने पास सुप्रीम कोर्ट जो अपने पास वो अपने मैटर को खींच लेगी। तो ये क्या है, तो उसमें कंडीशन दिया हुआ, अगर सिविल मैटर में कुछ भी सब्जेक्ट जो मैटर है डिस्प्यूट नॉट लेस देन 20,000, सो इसमें और दैट केस फिट इन टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट विल टेक द केसेस। और इसके साथ साथ क्रिमिनल केसेस में भी है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ले सकती है। तो अगर अपील किया गया है तो भी ले सकती है। रिवर्स करना है ऑर्डर को, उसके लिए भी, डेथ सेंटेंस जो दिया गया है उनके लिए भी, या ट्रायल सर्टिफाई सम केसेस के लिए, और स्पेशली जो आर्टिकल 136 जो दैट ग्रांट ए स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट डिक्री ऑर्डर सस्टेंस और एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट मटेरियल को लेकर के वो अपने पास ले सकती है। एडवाइस करना, एडवाइजरी जुडिक्शन में है, सबसे पहली बात है हर सुप्रीम कोर्ट ही जो है सबका माई बाप है। तो यहाँ पे सारा सबका जो है जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबको वो देखभाल करते रहती है। तो यहाँ पे एडवाइस देने का काम भी चलता रहता है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है कुछ भी चीज़ जो है वो रेफर करते हैं कोर्ट को, तो इधर क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी डी फैक्टो और डी जियो। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब डी फैक्टो एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ is the de facto and the question of fact is de jure। तो यहाँ दोनों जो है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, तो डी जियोर और डी फैक्टो जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पर कंपलसरी किया गया है कोर्ट को एडवाइस देने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रेसिडेंट को इज ऑल्सो इम्पावर टू रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। तो प्रेसिडेंट भी कुछ मैटर जो आर्टिकल 138 के अंदर आते हैं जो डिस्प्यूट से रिलेटेड है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है, तो प्रेसिडेंट इज एम्पावर टू रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उसको रेफर कर देते हैं ओपिनियन के लिए। अदर जो है सच केसेस ऑब्लिगेटरी जो है ऑब्लिगेटरी ऑफ द
कोर्ट यानी कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो है उल्टा भी होता है, वो भी अपने ओपिनियन जो है प्रेसिडेंट को देते हैं। रिवाइज जुडिक्शन, रिवाइज जुडिक्शन में क्या होता है, रिवाइज होता है कोई भी चीज़ जो डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 137 में जो लिखा हुआ है क्लियर करके, रिव्यू एनी जजमेंट, अगर कोई भी डिसीजन जब मिस्टेकली ले लिया गया है सबऑर्डिनेट कोर्ट के बाद या हाई कोर्ट के साथ लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिमूव कर सकती है। वो मिस्टेक और एरर को जो है वो करेक्ट करके वो फिर से रिवाइज पास बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो भी चीज़ है वो सारे के सारे बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। जो भी डिसीजन लेगी कोई भी रिवाइज यानी कि लॉ में कोई भी चेंजेस होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको तुरंत ऑर्डर पास करके सारे सुप्रीम हाई कोर्ट को बोलती है इमीडिएटली वो चेंज करें। जो हमारा लास्ट है जो है आपका पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो है पावर ऑफ द कोर्ट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट जो है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कुछ मैटर पे जो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करता है। तो आर्टिकल 143 क्लियरली मेंशन किया गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि कोई भी डिस्प्यूट जो है दो स्टेट के बीच में होता है तो उसमें, और या फिर जो भी नेशनल इंटरेस्ट पे लेगा, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट पे हम देखते हैं एग्जाम्पल मैंने डाल रखा है बाबरी मस्जिद जो है, टू इंक्वायर द प्लेसेस अर्लियर बिलोंग टू विच टेम्पल ऑलरेडी टेम्पल और नॉट। सतलज यमुना में है जो पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के जज जो है डिसीजन को अवहेलना करते हुए साथ में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 में पास किया था। तो इन सब मैटर पे आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कंसल्ट करके उन पे ये करता है। तो ये सब सारे जो है मैंने सोर्सेज जो हैं इसमें, इसके लिए मैंने बुक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डी बासु का लिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विजार्ड का है। तो आज कल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और जो है अपने कमेंट जो भी चीज़ है डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि मैं फिर से उसको आंसर कर सकूं। थैंक यू सो मच।